हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ को, यानी एक धातु की छड़ जो है उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिखना कि आपको जो दे रखा होता है वो आप लिख लीजिए पहले। तो 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ को तो लेंथ दे रखी है उस धातु की छड़ की 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, एक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड, यानी आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति कितना है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। आगे देखिए, छड़ का एक सिरा वर्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, त्रिज्या जो है वो कितनी है, 1 मीटर, के केंद्र पर तथा दूसरा सिरा वलय की परिधि पर कब्जे में इस प्रकार जुड़ा है कि छड़ की गति जो वो वलय के केंद्र से जाने वाले तथा वलय के तल के अभिलंबित अक्ष के परित है। यानी कह रहा है कि एक ये धात्विक वलय है इस प्रकार से, और यहाँ पर इसके केंद्र पर एक छड़ रखी हुई है और ये छड़ जो वो इस पर वर्ताकार पथ पर घूमती है। ये छड़ की आपको लंबाई भी दे रखी है स्मॉल l, ठीक है। तो अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि तल के अभिलंबित अक्ष के परितः घूमता है, अक्ष के अनुदिश एक स्थिर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी दे रखा है भाई। B जो है वो कितना है, 1 टेस्ला, और ये B का मान जो है वो इस तरह से है कि वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर इस तरह से दे रखा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि केंद्र तथा धात्विक वलय के बीच विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है भाई, इस ईएमएफ का मान कितना होगा। तो देखिए, जब अपन ये चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी डेरिवेशन है उनके आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको याद होने चाहिए। तो अपन ने एक ऐसा ही अपन डेरिवेशन पढ़ते हैं कि जब एक धात्विक छड़ एक चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए इस प्रकार वर्तीय गति पर घूमता है तो उसकी छड़ों के इन सिरों पर जो ईएमएफ है वो जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और वही आपसे पूछा है। तो उस ईएमएफ की वैल्यू जो वो कितनी होती है, तो यहाँ अपन छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल में फॉर्मूला कितना होगा, ईएमएफ बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ओमेगा तो नहीं है लेकिन एफ का मान दे रखा है, तो हम जानते हैं भी ओमेगा जो है कोणीय आवर्ती जो वो क्या होती है, 2πf। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। तो 1 व 2 से ईएमएफ का मान जो वो कितना हो जाएगा, 1/2। देखो बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो बी कितना है, 1 टेस्ला, तो 1 रख दें। ओमेगा की जगह अपन क्या रखेंगे, 2 गुणा पाई, पाई का मान 3.14। एफ का मान कितना है भाई, 50 है, तो ये रख दें 50, ठीक है। तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, L का मान है 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू आ गई, तो ईएमएफ आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर ले। ई बराबर, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और फिर बचेगा क्या, 3.14 गुणा 50, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। अब इसको सोल्व कर लो, तो 0, ये 5 × 20, 7 और ये 15, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो कहने का मतलब 157 वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो विद्यार्थियों, कई बार अपने को डेरिवेशन, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो वैल्यू आपको जो डाटा दे रखा है वो लिख लीजिए, क्या निकालना है वो लिख लीजिए, और फिर देखिए इन सब के बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर जब ये धात्विक छड़ इस वर्तीय पथ पर घूमती है तो इसके किनारों पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसकी वैल्यू जब वो होती है 1/2 ओमेगा L स्क्वायर। और इस प्रकार से हम ये सारी वैल्यू जब रखेंगे तो आपके पास ईएमएफ का मान, विद्युत वाहक बल का मान है वो निकल आएगा। तो इसे आप साथ साथ उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहिया, तो एक पहिया दे रखा है भाई इस तरह से, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें 0.5 मीटर लंबे
0.5 मीटर। तो इस लंबाई जो कितनी है 0.5 मीटर। यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा है ये स्पोक। स्पोक को हम आम बोलचाल की भाषा में ताड़ी कहते हैं भाई। तो यहाँ एक स्पोक की लंबाई जो वो 0.5 मीटर है और इनकी संख्या कितनी है 10 है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 120 चक्कर प्रति मिनट। अब आपको देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा प्रति सेकंड डिफाइन किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में प्रति सेकंड था इसलिए हमने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन यहाँ पर प्रति मिनट है तो इसको बदलना पड़ेगा भाई। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 120 चक्कर और प्रति मिनट की जगह हम क्या कर देंगे 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 2 बार चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 चक्कर प्रति सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको बदलनी पड़ेगी, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो क्या कहता है, पहिए का घूर्णन तल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH के लंबवत है। वो फिर से जो पिछली बार अपन ने देखा था कि भाई ये जो पहिया है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा है लंबवत बना हुआ है और आपको BH का मान दे रखा है, यानी पृथ्वी के क्षैतिज घटक BH का मान कितना है, यह आपके है 0.4 गाउस। अब देखो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो MKS पद्धति में, ऐसा ही पद्धति में BH का मान जो वो टेस्ला में आता है, यहाँ पर आपको गाउस में दे रखा है तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना कि एक गाउस जो है वो आपके 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब BH का मान क्या हो जाएगा 0.4 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखो, उस स्थान पर BH का मान दे रखा है तो पहिए की धुरी तथा रिम के मध्य स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। आपसे फिर से EMF की वैल्यू पूछ रहा है भाई। तो यहां पर क्योंकि यहां पर ये 10 ताड़ियां लगी हुई है और सबकी लंबाई समान है, तो अगर आप किसी एक सिरे पर जो EMF का मान निकालोगे वही सभी ताड़ियों पर, इन जितने भी 10 स्पोक आपके लगे हुए हैं सब पर मान जो वो क्या आएगा एक समान आएगा। तो तरीका क्या है भाई निकालने का, वही है EMF का मान जो है, फॉर्मूला क्या है 1/2 B ओमेगा L²। ठीक है, ये सूत्र दे रखा आपको। तो यहाँ से E निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/2 B का मान देखो ये रहा, तो 0.4 गुणा 10⁻⁴। ओमेगा तो नहीं है लेकिन F है, तो F बराबर क्या होता है 2 पाई गुणा F और साथ में L² इस बार क्या है 0.5 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, E बराबर 1/2। तो ये देखो 2 से तो 2 कट जाएगा तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, बचा क्या 0.4 गुणा 10⁻⁴ गुणा 3.14 गुणा F का मान कितना भाई 2 चक्कर प्रति सेकंड, तो 2 गुणा ये हो जाएगा आपके 0.5 गुणा 0.5, तो 0.5 गुणा 0.5। अब इसको आप सोल्व कर लें, ये मैथमेटिक्स है, ये आप खुद कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जो आपके EMF का मान है वो आएगा, देखो EMF का मान जो वो आएगा आपके पास 6.28 गुणा 10⁻⁻5 वोल्ट। ये आपके EMF का मान हो जाएगा भाई। तो कई बार अपने को क्वेश्चन जो वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब अपन उसके डाटा लिखते हैं तो फिर न्यूमेरिकल बड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सैक केंद्रीय वर्ताकार कुंडलियाँ, यानी 2 कुंडलियाँ हैं, एक बड़ी कुंडली है और एक छोटी कुंडली है। इस तरह से 2 सैक केंद्रीय वर्ताकार कुंडली है जिसमें एक कम त्रिज्या की, यानी जो कम त्रिज्या का कुंडली है उसकी त्रिज्या जो वो R1 है, तो दूसरी जो कुंडली है बड़ी वाली कुंडली उसकी त्रिज्या कितनी है R2। इस प्रकार है कि R2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे R1 से, समाक्षी रखी हुई है तथा दोनों के केंद्र जो वो संपाती है। संपाती मतलब दोनों का केंद्र बिंदु जो वो एक ही है। इस व्यवस्था के लिए अनन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। इस व्यवस्था के लिए आपको क्या करना है भाई, अनन्य प्रेरकत्व निकालना है। मान लीजिए अपने को M12 निकालना है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इस कुंडली जो R2 वाली कुंडली है इसमें I2 करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो हमने ये पढ़ा है कि
चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहां पर देखो फ्लक्स जो है वो किस में बनेगा, क्योंकि ये कुंडली जो फर्स्ट कुंडली है ये अंदर रखी हुई है, तो इस कुंडली फर्स्ट का जो फ्लक्स है वो कितना मान लेते हैं अपन, φ1, और ये किसके बराबर आएगा, समानुपाती किसके होगा, I2 के। यहाँ से हटाओगे तो φ1 बराबर क्या आ जाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M12 गुणा क्या हो जाएगा, I2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। जबकि इसी प्रकार अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। यहाँ cos की वैल्यू कितनी है, 0, cos 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किसके कारण बनेगा भाई, क्योंकि धारा किस में प्रवाहित हो रही है, सेकंड कुंडली में, R2 वाली कुंडली में। तो धारा के कारण क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसका मतलब ये B जो B है वो क्या आएगा, B2 आ जाएगा, ठीक है। और एरिया जो है भाई किस कुंडली से संबंध हो रहा है, प्राथमिक कुंडली से, और इसका एरिया कितना बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा आपके पास A1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से अपन φ1 निकाल लेंगे। φ1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास B2, A1 का मान कितना होगा भाई, πr1 स्क्वायर, क्योंकि देखो जो कुंडली फर्स्ट है वो इसके अंदर रखी हुई है, तो इसका जो एरिया होगा वो तो πr1 स्क्वायर ही होगा। तो संबंध फ्लक्स जो है वो एरिया से डिपेंड करेगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, πr1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों बराबर आ जाएंगे भी। तो आपके पास आ जाएगा M12 I2 गुणा ये हो जाएगा आपके पास B2 πr1 स्क्वायर, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब देखो इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं भाई चौथे चैप्टर के अंदर गतिमान आवेश व चुंबकत्व में। और एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी B2 बराबर, ये होता है μ0 I2/2R2, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, μ0 I2/2R2। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर अपने को निकालना है M12 का मान, ठीक है। तो इसमें 3 व 4 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 व 4 से क्या जाएगा भाई, M12 बराबर I2 एज इट इज आ जाएगा, और B2 की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। ये M12 गुणा I2 बराबर B2 की वैल्यू रखो तो देखो क्या हो जाएगा, μ0 I2/2R2, और साथ में क्या जाएगा, πr1 स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में I2 से I2 कट जाएगा, और आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी, अनन्य प्रेरण गुणांक की, M12 बराबर ये बनेगा आपके पास μ0 2R2 πr1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस धारावाही कुंडली के कारण, अगर दो सकेंद्री धारावाही कुंडलियां हैं, तो अगर इस सेकंड कुंडली में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो फर्स्ट कुंडली है उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स से हम आसानी से इस अनन्य प्रेरण गुणांक की गणना जो वो कर सकते हैं। तो इसे आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A और लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। यह चुंबकीय ऊर्जा और संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। तो आपसे ये कह रहा है कि भाई चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, देखिए छठे चैप्टर में अपन चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। चुंबकीय स्थितिज
ये था आपके पास यू बी बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ये अपन ने निकाला था भाई। अब वो कह रहा है कि इस चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले को आपको परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, ए और एल के पदों में इसको बदलना है, यानी इस सूत्र का दूसरा फॉर्म अपने को प्राप्त करना है। सबसे पहले अपन जानते हैं भाई परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अगर एक परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके चुंबक अक्ष के अनुदिश उसका मान होता है बी बराबर म्यू नॉट एन गुणा आई, ठीक है। और यहां से तो ये इसे देते आप इक्वेशन सेकंड, और यहाँ जो स्मॉल एन है ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अपन जानते हैं भाई स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एल, स्मॉल एल, ठीक है। एल क्या है, उस परिनालिका की लंबाई, ये एल क्या है, ये तो प्रेरण गुणांक है, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक। तो जहां पर आपको स्मॉल एन दिख रहा है वहां पर आप क्या रख सकते हैं, एन, कैपिटल एन अपॉन एल। तो इस प्रकार से आपके पास बी बराबर आ जाएगा, बी बराबर यहाँ से देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अपने को एल और आई को जो है वो हटाकर किस में लेके आना है, बी, ए और एल के पदों में। तो आई का मान तो हम रख देंगे बी गुणा एल अपॉन म्यू नॉट गुणा एन, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बचा क्या है, एल, स्वप्रेरण गुणांक। तो अपन ने स्वप्रेरण की घटना में, स्वप्रेरण की घटना में इस एल की वैल्यू फाइंड की थी भाई। एल जो वो आपके आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए गुणा एल, ये आया था भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्मॉल एन की जगह फिर से वही करेंगे। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एल, एल कौन सा है, ये लंबाई है, तो स्मॉल एल कर देता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 5 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। तो इस स्मॉल एन की जगह आप क्या रख दो, ये रखोगे तो एल आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 6। अब देखो अपने पास आई का मान है, एल का मान है, और इसमें एल और आई का मान पुट कर दो। तो क्या करेंगे अपन, समीकरण 1, 4 और 6 से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1, 4 व 6 से मान रखने पर देखो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा जो है वो कितनी आएगी, यू बी बराबर 1/2, ये तो ऐसा का ऐसा। एल की जगह क्या रखेंगे भाई, एल की जगह रखेंगे हम म्यू नॉट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। और फिर क्या है, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू ये रही, तो स्क्वायर करना है तो सब चीज़ों को स्क्वायर कर देंगे अपन, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, साथ में म्यू नॉट स्क्वायर और क्या जाएगा, एन स्क्वायर, यही तो आएगा भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, इससे तो एक एल कट जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा। अब आपके पास आएगा क्या, जो बचा वो लिख दो, म्यू बी बराबर 1/2 म्यू नॉट, ऊपर तो बचेगा भाई ए एल, ऊपर क्या बचेगा आपके पास ए एल, तो ये बचेगा 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए एल, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बचेगा म्यू नॉट स्क्वायर, तो एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा, यानी आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा 1/2 बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। और अगला ये कह रहा था कि भाई आपको इस चुंबकीय स्थिति ऊर्जा को बी, ए और एल के पदों में लेकर आना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और संधारित्रों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो देखो अगर इस ऊर्जा में, इसे आप दे दो समीकरण नंबर 7,
तो पहला जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो पूरा हो चुका है। अब अगर ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है तो प्रति एकांक आयतन के लिए क्या करेंगे हम, म्यू बी बराबर कैपिटल म्यू बी अपॉन आयतन, यानी इस आयतन का भाग लगा देंगे। प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी तो उसमें टोटल आयतन का भाग लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, और v का मतलब क्या होता है भाई, a गुणा l, तो al से l कट जाएगा, तो आपके पास प्रति एकांक आयतन चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा आएगी 1/2 म्यू नॉट और गुणा में b स्क्वायर। और देखो विद्यार्थियों, अपन ने जब दूसरा चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की थी, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो कितनी आती है, म्यू e बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगला आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों में क्या समानता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन के लिए और विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है वो, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा तो चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होती है, इसी प्रकार ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये भी विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होती है, और दोनों ही जो है वो प्रत्येक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक समान रूप से लागू होते हैं, और दोनों नियम जो वो किसी भी प्रकार का फील्ड हो वहाँ पर लागू होंगे। तो इन दोनों में समानता क्या है, दोनों जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो निकालने का तरीका ये रहेगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा 1/2 एल स्क्वायर, एल और आई का मान आप बदल दीजिए, तो यहाँ से अपन एल और आई का मान बदल कर इनमें रखेंगे तो ये मान आएगा, और प्रति एकांक आयतन के लिए v का भाग लगाएंगे, यानी al का भाग लगाएंगे, al से l कट जाएगा। फिर स्थितिज ऊर्जा के साथ अगर इसकी तुलना करेंगे तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों के वर्ग के समानुपाती होते हैं। हाँ जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में समय दे रखा है, तो लिख लेते हैं पहले, समय जो है कितना है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में धारा जो है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। करंट का मान दे रखा है भाई, करंट जो वो चेंज हो रही है इसलिए मैं DI से व्यक्त कर रहा हूँ इसको, 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF का मान दे रखा है, इस बार कितना है 200 वोल्ट है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। L की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो देखो छठे चैप्टर में ही जब आप स्वप्रेरण गुणांक का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आपके पास आता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है आपके EMF बराबर -L dI/dt। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो अपने पास E दे रखा है, DI है, DT है, L निकालना है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे अपन, ये सारे मान रख दो। तो देखो EMF का मान कितना है 200, तो ये हो जाएगा 200 बराबर -L, तो निकालना अपने को। अब देखो चेंज कितना हुआ करंट में, तो यहाँ DI की जगह डेल्टा I भी कर सकते हैं, चेंज कितना हो रहा है 5 to 0, यानी 0 - 5 भाई। I2 का मान कितना है 0, I1 का मान कितना है, ये हो जाएगा आपके 5, और समय कितना लगा, समय लग रहा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो 200 बराबर माइनस गुणा माइनस, 0 में से 5 जाएगा तो 5 ही आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा L गुणा 5/0.1। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ तो 1 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास L बराबर आ जाएगा 200/50, तो 0 से 0 और ये आ जाएगा 4। अब देखो ये स्वप्रेरण गुणांक है, तो विद्यार्थियों जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हो तो जो भी राशि आपको निकालनी हो उसका लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो उसका आपको हमेशा मात्रक लगाना होता है, और आप जानते हो स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है वो होता है हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। उम्मीद करता हूँ आज ये क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।